गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का बेटा हुआ घटोत्कच। दोनों ही जो हैं स्वतंत्र राजा नहीं थे, किसी राजा के अधीन ये कार्य करते थे। घटोत्कच का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम एक वास्तविक संस्थापक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से राजा बना, ना कि किसी के अधीन। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हुआ समुद्रगुप्त, जो कि बहुत फेमस राजा हुआ, बहुत पराक्रमी था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, जिसके शासनकाल में चीन का यात्री फाहियान भारत घूमने आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा हुआ कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम का बेटा हुआ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त इस वंश का अंतिम शासक हुआ। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कैलेंडर जारी किया, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक अपना गुप्त कैलेंडर चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो दूसरी खूबी थी, वो उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हुआ। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन, प्रसिद्ध कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त को स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। पहली बार अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहकर संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का बेटा हुआ, इसका दूसरा नाम विक्रमादित्य हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यहीं से इसका नाम विक्रमादित्य पड़ा। अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण के लिए आया और वह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और यहाँ पर आचार्य भी रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जो कि 9 विद्वान थे अपने अलग अलग क्षेत्रों से। जैसा कि अकबर के दरबार में भी 9 विद्वान रहा करते थे। कुमारगुप्त जो हुआ, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा हुआ। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद में स्कंदगुप्त राजा बना, कुमारगुप्त का बेटा। स्कंदगुप्त का इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। स्कंदगुप्त के समय पर हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। स्कंदगुप्त के
स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का की मरम्मत करवाई। यह जूनागढ़ के अभिलेख में इस बात का वर्णन मिलता है। अब जो सुदर्शन झील है ये पड़ती है जी गुजरात में। गुजरात को पहले सौराष्ट्र कहा जाता था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जो कि बेचारा अयोग्य था, मरा गया होगा। चंद्रगुप्त तृतीय ने गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त काल में ही सती प्रथा का पहला अभिलेख प्राप्त होता है। गुप्त काल में सुश्रुत नामक चिकित्सक हुए, जो कि शल्य चिकित्सक थे, और इन्होंने सुश्रुत संहिता ग्रंथ की रचना की। दशमलव पद्धति का विकास भी गुप्त काल में हुआ। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त तृतीय के नवरत्न 9 में से एक आर्यभट्ट थे, जिन्होंने उन्होंने दशमलव पद्धति का विकास किया। गुप्त काल में शतरंज का खेल भारत में आया, जिसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। अब जो गुप्त काल के साहित्य हैं, जरा इन पर भी नज़र घुमा लेते हैं। हरिसेन जो था, एक गुप्त काल का प्रकांड विद्वान था। इसकी एक अभिलेखीय रचना प्रयाग प्रशस्ति थी, जो चंपू शैली में रची गई थी।